back to इंजिकान कोचिंग एकेडमी खाल। आई होप कि आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर है वो पढ़ा होगा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पढ़ेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मोशन के चार पैरामीटर्स का आपस में रिलेशनशिप है। वो चार पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। ये चार पैरामीटर्स है जो कि हम इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है उसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए भी वो ग्राफ है, वी टी ग्राफ। वी का मतलब वेलोसिटी, टी टाइम, वी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन है, और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये वाला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी, तो अगेन मैं एक बात बताता चलूं आप लोगों को कि ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हो इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमेशा हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली मोशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ जा रहा हो तो उसके लिए हम ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें हम डिस्टेंस का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो वी टी ग्राफ से हम डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो ग्राफ बन रहा है उसके नीचे जो एरिया है, जिसको मैं स्लेट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इन दोनों एरियाज को कैलकुलेट करके सम करूंगा तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इन द गिवन VT ग्राफ डिस्टेंस जो है वो आप लोगों के पास बराबर होगा एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के नीचे एरिया कितना है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग गौर से देखिए, ये एरिया जो है इसको हमने टू सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक सेगमेंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और दूसरा सेगमेंट जो है वो रेक्टेंगल है OACD। इन दोनों ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया जब हम ऐड करेंगे तो इससे डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास डिस्टेंस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जो राइट एंगल ट्रायंगल है इन दोनों के परपेंडिकुलर साइड्स को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करना है। तो एक साइड AC है, AC मल्टीप्लाइड बाय दूसरा परपेंडिकुलर साइड BC है, मल्टीप्लाइड बाय BC, और इसको 2 पे डिवाइड करो। ठीक है, प्लस इस राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया ये हो गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो इसका लेंथ जो है वो OD है, मल्टीप्लाइड बाय इसका ब्रेड्थ जो है वो CD है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो AC लाइन का मतलब क्या है वो अभी हमने वो प्रीवियस ग्राफ में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे। हियर AC लाइन जो है ये वाली लाइन है जो कि OD के पैरेलल है, और OD का मतलब टाइम है, तो AC का मतलब भी क्या हो गया? टाइम हो गया। इसी तरह BC लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लाइन है ये हमारे पास होता है VF माइनस VI, जो कि बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी का। तो BC की जगह हम पुट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय 2 प्लस OD लाइन। OD लाइन ये है, इसका मतलब है टाइम, और CD लाइन जो है वो ये वाली लाइन है
जो कि ओ ए के इक्वल है और ओ ए का मतलब था इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह एस बराबर हो गया इसका, ठीक है। एसी का मतलब टी, बीसी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ओडी का मतलब टाइम, सीडी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों के पास आ गया डिस्टेंस बराबर हो गया टी। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी जो है ये बराबर होता है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ये आप लोग इस तरह रीअरेंज करके लिखे इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो वी आई टी ये हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप लोगों के पास इस तरह हो गया s इज इक्वल टू, इस टर्म को स्टार्ट में लिखते हैं वी आई टी, और ये t और t स्क्वायर हो गया a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोग के पास फाइनल इक्वेशन जो है वो इस तरह बन गया s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये आप लोगों का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आप लोग इसको गौर से देखिए तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जहां पे फाइनल वेलोसिटी ना रिक्वायर्ड हो और ना गिवन डेटा में। तो फिर हम डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं।